हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई के इलेक्शन के लिए सियासी माहौल भरपूर सरगर्म है। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग के कायदीन खुद सियासी मुहिम चलाने के लिए आज़ाद कश्मीर में कई रोज से मौजूद हैं और इस सियासी मुहिम में सियासी जमातें जो हैं वो अपने मंशूर से ज़्यादा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और ख़ास तौर पर गद्दार और कश्मीर फरोश कार्ड जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी बिसात पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कई अहम मामलात समेत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर मामलात जो हैं वो डेडलॉक का शिकार नजर आ रहे हैं। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको वोट का हक देने के लिए मुसर है, लेकिन अपोजिशन इस पर उनको एतराज काफ़ी सारे हैं। सियासी महाज के साथ साथ खारजा और दाखिली सतह पर भी मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान के हालात हैं और उसके यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात भी हैं। खारजा सतह पर पाकिस्तान को बैक वक्त अफगानिस्तान, इंडिया और चीन के महाज का सामना है। चीन से दासू डैम पर चीनी इंजीनियर्स की बस जो धमाके में मामलात जो हैं वो कुछ नरम गरम है, जबकि भारत से एक तरफ मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान में सरगर्मियों के अलावा दूसरी जानिब ताज़ा पेशरफ्त में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की जासूसी का नया मसला भी दरपेश है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सियासी मामलात की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े सूबे पंजाब में 3 साल बाद तहरीक इंसाफ को कोई खतरा तो बज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट को अब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कारकर्दगी पर अभी भी सवालिया निशान है और इसकी जिम्मेदारी वाज़े तौर पर जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से इस पर कई सवालात बनते हैं। अभी कल ही वज़ीर आला की मौसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने इस्तीफ़े का फैसला वज़ीर आज़म के कहने पर यह बताया गया कि वापस ले लिया, लेकिन अंदर की कहानी कुछ यूँ है कि शायद उनकी कारकर्दगी से वज़ीर आला साहब ज़्यादा खुश नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो थोड़ा सा ओवर स्टेप कर रही हैं। उन्होंने इसीलिए इस्तीफ़ा मांगा था, जो बहरहाल इन तमाम मामलात के बाद इमरान खान ने उन्हें कहा कि आप इस्तीफ़ा ना दें। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपके सामने कुछ नुकात रखे उस पर भी और भी कई मामलात पर हम करेंगे। इस वक्त गवर्नर पंजाब और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप खुद ओवरसीज काफ़ी अरसा रहे, बरतानिया के पहले मुसलमान MP बने। कई इलेक्शंस मैंने आपके वहाँ ग्लासगो में भी करीब से देखे, जिस तरह आपने लड़े वहाँ पे जो भी हो, लेकिन वो नहीं होता जो हमारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हो रहा है। मतलब हर पार्टी उसमें, चाहे वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, एक दूसरे को वो कश्मीर का गद्दार कह रहे हैं, कश्मीर फरोश कह रहे हैं। लेकिन इसमें सर ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो बरसर इक़्तिदार जमात की होती है कि थोड़ा सा उनको तदब्बुर का मुजाहरा ज़्यादा करना होता है। आप लाहौर में बैठ के कैसे कश्मीर के इंतखाबात को देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि सियासी जमातें बेहतर तरीके से मुहिम चला सकती थी वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हमारा प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान में ये है कि हम इश्यूज़ पे बात नहीं करते, ज़ातियात पे ज़्यादा बात करते हैं। और इसमें मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, चूँकि हम सब मेरा ख्याल है एक ही सम्मत में अब चल पड़े हैं। तो बरतानिया की पहले सियासत और यहाँ की सियासत और स्कॉटलैंड की सियासत पर थोड़ी सी मैं बात आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो स्कॉटलैंड में फर्स्ट मिनिस्टर हैं निकोला स्टर्जन, 1997 में मैंने उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में उसको हरा कर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था। उसके बाद जो स्कॉटिश पार्लियामेंट का मेरा हलका और उसका एक हलका था, और उसके बाद 2 दफ़ा हमने उसको वहाँ पर भी हराया। लेकिन इसके बावजूद हमारे वर्किंग रिलेशनशिप जो है इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, लोकल इश्यूज़ पे, रीजनल इश्यूज़ पे, कभी ज़ातियात पे नहीं आई, एक दूसरे की मुखालफत हमने नहीं की। अब मेरा बेटा जब लेबर पार्टी का लीडर बना है तो फर्स्ट मिनिस्टर कंग्रेचुलेटेड हिम, विश्ड हिम वेल। तो ये चीज़ें जो हैं हमें भी ये मॉरल्स, ये वैल्यूज़ जो है वो पाकिस्तान की सियासत में लाने पड़ेंगे। और एक सबसे बड़ा नुक्ता जो है, जो कि मैंने बड़ी कोशिश की है पिछले जब से 8 सालों से मैं पाकिस्तान में आया हूँ, और उससे पहले भी मैं
पॉलिटिकल जमातों के तमाम लीडर को जानता था। मैंने कहा भाई एक तो पहले आपको फैसला करना है कि आपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाना है या शख्सियात को मजबूत करना है। आप पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान में, उसमें शख्सियात के साथ पार्टी है, पार्टी के साथ शख्सियात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पर पावर में है, तो वो रेफरेंडम जो है ब्रेक्सिट पे हार गए, डेविड कामरान जो है रिज़ाइन कर गया, उसके बाद टेरेसा मे रिज़ाइन कर गई। तो उसमें वहाँ पर ये नहीं होता कि ये आखिरी उम्मीद है, अगर ये लीडर नहीं होगा तो फिर पार्टी जो है वो पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, खुदा न खास्ता। तो ये सोच में हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। मैं भुट्टो साहब के दौर से देख रहा हूँ जी, भुट्टो साहब अगर नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर ज़ियाउल हक साहब आते हैं, वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान नहीं होगा, फिर जुनेजो साहब आते हैं, पाकिस्तान नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब आते हैं तो होंगे तो पाकिस्तान बचेगा, वरना नहीं बचेगा। फिर पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, इमरान खान हमारे लीडर भी। तो मेरा ख्याल है पहले तो ये सोच बदलनी पड़ेगी और हमें पार्टीज़ में जमहूरियत ला के पार्टीज़ को जब हम मजबूत करेंगे, नंबर 1 ये हमें करना पड़ेगा कि पार्टियां आए इलेक्शन में, देखें 5 साल में 3-3 लीडर तब्दील हो जाते हैं। इंटरप्ट करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि ये जो शख्सियत परस्ती की सियासत है वो साउथ एशिया, अगर रीजन आप उठा के बांग्लादेश देख लें, इंडिया देख लें, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। लेकिन तहरीक इंसाफ ऐसी जमात है कि जिन्होंने ये चेंज करने का एक दावा किया था, लेकिन लग रहा नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब के शख्सियत के इर्द गिर्द ही घूमता हमें दिख रहा है। या फिर अगर हम नून लीग की बात कर लें तो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द, और फिर आगे इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी की बात कर लें तो बीबी शहीद के बाद अभी बिलावल की बात हो रही है। ये कैसे चेंज होगा और कौन चेंज करेगा? देखें जी, ये एक आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है कि चेंज जो है, तब्दीली जो है किस तरीके से आएगी। तो मुझे तो जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में बहुत से पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं उनको, मेरा ख्याल आपने बहुत मुख्तसर वक़्त में आपने पूरे जो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, रीजनल चैलेंजेस हैं, उनको आपने बड़ा मुख्तसर तरीके में तकरीबन सारी बात ही बता दी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पहला तो ये है कि शख्सियात परस्ती से हम निकलें, दैट इज़ द फर्स्ट। और नंबर 2 ये बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पूरी दुनिया में देख लें, आप यूरोप में देख लें, बरतानिया में देख लें, स्कॉटलैंड की वहाँ प्रोविंशियल असेंबली है, वहाँ पर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सब की शैडो कैबिनेट होती है, शैडो लीडर होता है। तो जब अगर आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हम अब इक़्तिदार में हैं, अगर पीपल्स पार्टी का शैडो स्पोक्स पर्सन हो एजुकेशन पे, नून का भी शैडो स्पोक्स पर्सन हो, बाकी जमातों के भी हों, तो जब एंकर उनको बुलाएं, आज एजुकेशन पे बहस होनी है तो वह एजुकेशन पे बहस करें, अगले दिन हेल्थ पे अगर उन्होंने बहस करानी है तो हेल्थ में करें। तो यहाँ बदकिस्मती से मुझे नहीं समझ आई कि आज, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप तैयारी कर लेते हैं कि जब हम इक़्तिदार में आ गए तो आपको पॉलिसीज़ का पता होता है। और फिर मैं आपको ये भी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि सिर्फ वहाँ पर ये नहीं होता कि हर साल के बाद कैबिनेट जो है तब्दील होती है, शैडो कैबिनेट भी तब्दील होती है। हर एक को पता होता है कि फ़लाँ शैडो कैबिनेट मिनिस्टर, आप तो वहाँ रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो अगर जो परफॉर्म नहीं करता शैडो में ही वो फारग हो जाता है। तो इसलिए जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनकी तैयारी होती है, हालात बेहतर होते हैं। तो अब भी मैं तो यही कहूँगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि देखें, सबसे बड़ा हमारा मसला ये है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो हारने वाली जमातें इंतखाब के नताइज को तस्लीम नहीं करती। तो इसके लिए हमें क्यों नहीं हम मिल बैठ के एक ऐसा तरीका वज़ा कर लें जिसमें किसी को ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, शक व शुबा की गुंजाइश ना रहे। और मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अब बरसरे इक़्तिदार पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत कम मैंने इलेक्शन कमीशन देखे हैं जो सख्त फ़ैसले करते हैं। तो ये हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसले कर रहे हैं, हम उनको भी एतमाद में लें, अपोजिशन पार्टियाँ भी बैठें, और ताकि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि अगले जब इलेक्शन होने हैं तो उनमें हारने वाला जीतने वाले को मुबारक दे और अवाम जिसको चुने उसको हम सब वेलकम कहें। अच्छा चौधरी साहब, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि देखें, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये भी हमने कम ही देखा है कि कोई सिटिंग गवर्नर इस तरह के अपनी पार्टी पर भी तनकीद करे, बाकियों पर भी करे, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात यहाँ पर कर रहे हैं।
इसका क्या ये वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हमें देखें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। पार्टी कॉन्फ्रेंसेस साल के साल आपने देखा, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेट्स वहां पे एसएनपी के, स्कॉटिश नेशनलिस्ट पार्टी के होते हैं। यहां पर ऐसा कोई हमें चीज नहीं दिख रही है। मतलब इवन खान साहब ने ऐलान किया था, एक अटेम्प्ट भी किया, लेकिन तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई, 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इंट्रा पार्टी को वो, क्योंकि और इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी, आप पाकिस्तान में तो जमहूरियत की, वोट की इज्जत की बात करते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी की बात आती है तो फिर ना इधर जमहूरियत की कोई बात करता है ना, और इस हमाम में भी वही बात के वो सारी पार्टियां एक जैसी। देखिए जी, मैं अर्ज करूं कि जब हम इक़्तिदार में नहीं आए थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था कि पार्टी के इलेक्शन जो हैं होने चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों की राय उनके ख़िलाफ़ थी इलेक्शन करवाने के, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया। और उसमें आपको मालूम होगा कि मैं पंजाब तहरीक इंसाफ की तरफ से सदारत का मैं भी उम्मीदवार था, तो लेकिन वो चंद नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पे अनफॉर्चुनेटली वो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गए या कैंसिल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं उनमें इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब मजबूत होगा। देखें, पीटीआई में एक जो है यूरोप में इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में होते हैं, हर साल वहाँ पर होते हैं, तो अगर वहाँ पर हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? सही बात। चले, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, उसके बाद पंजाब हुकूमत की बात करेंगे, कुछ तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी की बात करेंगे, और ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू गवर्नर साहब से जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, पंजाब की गवर्नमेंट पर खुसूसन उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर काफ़ी सवालिया निशान उठाए गए, बल्कि उनकी जो जिस वक्त उन्हें नामजद किया जा रहा था, पार्टी के अंदर भी कहा गया कि जी ना उनका तजर्बा है, ना उनकी वो उस वक्त लीडरशिप स्किल्स जो थी या ट्रेड्स थी वो उस तरह से नहीं थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लीड कर सकें। इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या आप खुद समझते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि अभी भी उनको ज़रूरत है थोड़ा सा बूस्ट अप करने की, बार थोड़ा सा रेस करने की? देखिए, पहली बात तो यह है कि उस्मान बुज़दार साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने उनको नॉमिनेट किया और पंजाब की असम्बली ने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। तो अब जो पंजाब की असम्बली के मेंबर हैं वो भी उनसे मुतमिन हैं, और जो हमारे इत्तेहादी हैं परवेज़ अलाई साहब, जो हमारे स्पीकर भी हैं, वो भी उनसे मुतमिन हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं। तो मेरे ख्याल में ये फ़ैसला जो है उनको चीफ मिनिस्टर रहना है ये नहीं रहना, ये असम्बली या प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है, और मेरा ख्याल है हम ये फ़ैसला उन्हीं पर रहने दें। ठीक। और चौधरी साहब, वो तो ठीक है, लेकिन देखें ये रियलाइजेशन भी पार्टी में होनी चाहिए कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और जब इलेक्शन की बात आती है पार्लिमानी सियासत की, तो अगर आप पंजाब में परफॉर्म ना कर पाए, इसका मतलब कि आप पाकिस्तान खो चुके हैं। मतलब वजारत उज़्मा फेडरल में कोई पार्टी भी सोच भी नहीं सकती कि पंजाब में वो हार जाए और कौमी असम्बली में वो यहाँ पर अक्सरियत लेकर वो बन जाए। तो ये रियलाइजेशन भी क्या अपनी जगह पर पार्टी में मौजूद है कि पंजाब में जिस तरीके से परफॉर्म होना चाहिए था, उस्मान बुज़दार को साइड पे कर दें, सिर्फ उस्मान बुज़दार नहीं है, पूरी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह से करना चाहिए था कि पंजाब को दोबारा से होल्ड करते नेक्स्ट इलेक्शन अभी जो आ रहा है। आदिल, ये बात बड़ी अच्छी आपने की है। आई एम ग्लैड कि आपने कहा कि उस्मान बुज़दार के सारा जो बर्डन है या सारा बोझ जो है उस्मान बुज़दार पर न डालें। जो हुकूमत पंजाब में चल रही है उसमें बनी गाला भी इन्वॉल्व है, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व हैं, उसमें हमारी कैबिनेट जो है ये कलेक्टिव एक लीडरशिप है, कलेक्टिव गवर्नमेंट है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, मिनिस्टर्स हैं। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो फिर हम सब, पार्टी भी जिम्मेदार है, हम सब भी जिम्मेदार हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो सबको क्रेडिट जाता है। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया इज़ अनकाइंड विद उस्मान बुज़दार के, हर चीज़ पे उसी को निशाना बनाते हैं,
क्योंकि फैसले तो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, फेडरल लेवल पे भी होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी होते हैं, सूबों में भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जो टाइम है, दिस इज़ क्रिटिकल। 3 साल गुजर गए हैं और मेरे नज़दीक 1 साल है परफॉर्मेंस दिखाने का, डिलीवरी करने का। यहाँ तक तो ओवरऑल सिचुएशन है, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो $20 बिलियन से कम होके 2021 में $1.8 बिलियन पे आ गया है, विच इज़ ए बिग अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट। उसके बाद हेल्थ कार्ड लोगों को दिए हैं ताकि उनका इलाज जो है फ्री हो सके। बहुत बड़ा एक इशू था गरीब आदमी के लिए कि अगर वो बीमार हो जाता है तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते। तो ये भी एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि पंजाब की हुकूमत ने अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। फिर एहसास प्रोग्राम के तहत जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनको भी मदद हो रही है। फिर 50,000 स्कॉलरशिप जो हैं वो दिए गए हैं, नौजवान प्रोग्राम है। तो बहुत से अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। लेकिन जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमारा चैलेंज जो है पुलिस रिफॉर्म हमारा चैलेंज है, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म या लोकल गवर्नमेंट इन प्लेस करना ये हमारा चैलेंज है, गुड गवर्नेंस हमारा चैलेंज है, महंगाई हमारा चैलेंज है, और निचली सतह पे रिश्वत जो है अपना जो थाना कचहरी में वो हमारा चैलेंज है। तो इंशाल्लाह उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए अब हम हंगामी बुनियादों पे अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे तो पंजाब के अवाम हम पे वोट देंगे। अगर डिलीवर नहीं करते तो फिर अवाम ना डिलीवर करने वालों को घर ही भेजते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है। तो इसलिए हमारा जो फ्यूचर है अच्छा, उसका फैसला पंजाब के अवाम ने करना है और वो हमारी डिलीवरी पे होना है। अब सही। अच्छा चौधरी साहब, अगेन बड़ी रियलिस्टिक आपने यहाँ पर भी गुफ्तगू की। ये जो 4-5 मसाइल हैं ये तो शुरू दिन से मौजूद हैं, लेकिन करप्शन के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था, और मैं खुद बैसियत साफ़ी ये समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उस नैरेटिव की, इसी वजह से तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आई। लेकिन आज भी आप खुद बड़े ग्रॉस रूट लेवल की सियासत करते हैं, एटलीस्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स का तो मुझे पता है। तो वहाँ पर करप्शन का रेट जो है वो बजाय ख़त्म होने के तकरीबन डबल हो चुका है। ये जो करप्शन के खिलाफ एक बयानिया था, अगर ये भी ना डिलीवर कर पाई तहरीक इंसाफ फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। देखें, एक तो करप्शन होती है हाई लेवल पे, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि बड़े लेवल पे तो करप्शन जो है कम हुई है। ख़त्म तो किसी दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं होती, कम हुई है। और जब भी कोई चीज़ प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आती है तो वो सख्त एक्शन जो है लेते हैं। लेकिन निचली सतह पे अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी हमने करप्शन का ख़ात्मा कर दिया है, तो पूरी दुनिया को मालूम है कि नहीं हुआ। तो ये हमारा चैलेंज है। इसीलिए मैंने अपनी पहले ही आपके सवाल से पहले कह दिया था कि ये अब हमारा चैलेंज है। ठीक। चौधरी साहब, जो तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, अक्सर ऐसे बयानात आ जाते हैं कि प्रॉब्लम तहरीक इंसाफ के लिए खड़ी हो जाती है। अभी भी बताया ये जा रहा है कि जी बुज़दार साहब ने फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो है उनसे इस्तीफ़ा मांगा था, वो समझ रहे हैं कि ओवर स्टेप वो कर रही हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी काम जारी रखें। तो एटलीस्ट जो देखें, फिर अगर वेस्ट की मैं बात करूं तो वहां पर तर्जुमान ऐसे बनाए जाते हैं कि जिन्हें पता हो कि नपी तुली बात करनी है, तोल के वेट करके कि जी मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी पार्टी को प्रॉब्लम ना हो जाए, पर्सनल ना हो जाए। पाकिस्तान में ये मामला उल्टा है कि जी जो मोटी मोटी गालियां दे सकता है वो बड़ा अच्छा तर्जुमान। नहीं देखें, ये कोई आप ये तो नहीं कह सकते, सिंगल आउट तो नहीं कर सकते कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ये काम कर रही है। हर पार्टी अपना इसमें हिस्सा जो है डाल रही है। ये जी सबकी क्रॉस द बोर्ड। अच्छा, बाकी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये आपकी या मीडिया में ये सोच कि फिरदौस आशिक अवान से बुज़दार साहब इस्तीफ़ा लेना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते। एक बात मैं बता दूं कि बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक पेज पे, ठीक, किसी भी इशू पे। सही। अच्छा, एक पेज का मतलब चौधरी साहब ये लिया जाए कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा की कारकर्दगी से दोनों खुश हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर खुश है तो फिर चीफ मिनिस्टर भी खुश है, अगर चीफ मिनिस्टर खुश नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर भी खुश नहीं होगा। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि
पंजाब का जो गवर्नर होता है, किसी ज़माने में देखते थे बड़ा उनको इख्तियारात भी थे, पावरफुल भी थे। क्या आपकी जो पोजीशन है ये सिर्फ इसको कहा जाए ये एक सेरेमोनियल सी रह गई है, या आप मतलब खुद कितने मुतमईन हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है क्या आप उस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट और यूज़ कर सकते हैं पंजाब के अवाम के लिए? क्या लिमिटेशंस क्या हैं आपके ओहदे की? देखें आदल, सच्ची बात यह है कि गवर्नर का ओहदा जो है वो सेरेमोनियल ओहदा है, इख्तियारात जो हैं वो नहीं होते, और इख्तियारात जो हैं वो चीफ़ एग्जेक्टिव के पास होते हैं और होने भी चीफ़ एग्जेक्टिव के पास चाहिए। देखें जो चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, हायर एजुकेशन का मैं चांसलर हूँ, तो वहाँ अल्लाह के फजल करम से हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडहॉक बेसिस पे वाइस चांसलर लगे हुए थे, डीन, कंट्रोलर एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, तो सबको कोशिश की है कि उनको परमानेंट बेसिस पे लगाया जाए। फिर उसके साथ कोशिश की है कि जो अपना उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है उनकी पूरी हो। और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह अब जो टाइम्स रैंकिंग में, वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं टॉप 500 में, टॉप 1000 में आ रही हैं। बल्कि मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैंने पंजाब में टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन जो है उसका मैंने आगाज़ करवाया था जब ये कोविड शुरू हुआ था, ताकि जो हमारे हॉस्पिटल हैं उन पे बर्डन कम हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जवेद अकरम साहब और उसके बाद फिर तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन कैंप किए, और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भी जो है वहाँ के वाइस चांसलर ने किया। और अब माशाल्लाह जो हमारी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये दुनिया में 23rd नंबर पे आई है क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से। तो इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट जो है टेली मेडिसिन सेंटर का कामयाब रहा। और मैं उन तमाम डॉक्टर्स को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। 10,000 से डॉक्टर ज़्यादा हमारे वॉलंटियर जिन्होंने रजिस्टर किया इसके नेक काम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटियों में माशाल्लाह बेहतरी जो है वो मुसलसल बेहतरी आ रही है। उसके बाद मेरा ये विज़न था कि वहाँ पर मैं लोगों को पीने का साफ़ पानी तमाम यूनिवर्सिटीज़ दें, सोलर सिस्टम लगाएं, रेन वाटर को सेव करें। तो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं उन पे अमल करें। उसके बाद पीने का साफ़ पानी मेरा एक चैलेंज है, और मैं तो इसको अबादत समझ के भी करता हूँ, जहाद समझ के भी करता हूँ। अगरचे 1.5 साल मेरा ब्यूरोक्रेसी ने ज़ाय कर दिया, लेकिन उस पर भी अब मुझे बड़ा फ़ख्र है कि माशाल्लाह हमने 1500 यूनिट्स के जो हैं कॉन्ट्रैक्ट लोगों को दे दिए हैं, और NGOs और गवर्नमेंट मिल के इंशाल्लाह हम 1.5 करोड़ लोगों को पंजाब में पीने का साफ़ पानी पहुंचा देंगे। तो इसके अलावा मेरा रोल जो है वो बहुत लिमिटेड है। लॉ एंड ऑर्डर है, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं, पुलिस रिफॉर्म्स हैं। तो ये तो काम जो है पंजाब असेंबली का है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना है शायद पाकिस्तान में कम ही ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि सिटिंग अपने ओहदे पर रहते हुए वो दबे अल्फाज में सही, कुछ जगहों पर खुले अल्फाज में अपनी पार्टी को भी जहां पर उनकी गलतियां उनकी निशानदेही करते हैं, तनकीद करते हैं। एक गवर्नर साहब ने जो कहा कि जी निचली सतह पर करप्शन उस तरह से ख़त्म नहीं कर सके जिस तरह करनी चाहिए थी, लेकिन हमें जो सिटिंग पंजाब के MPAs हैं या जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके बकौल करप्शन का जो रेट है पंजाब में वो तकरीबन ट्रिपल हो चुका है। तो वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर आपको लिए चलेंगे। वहाँ से बराह रास्त समर अब्बास जो कि एंकर और सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक भी वहाँ से है, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और फिर नैब के कुछ मामलात पर एक्सक्लूसिव स्टोरीज हमारे पास है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तफसीली गुफ्तगू आपने प्रोग्राम के पहले हिस्सों में सुनी। इस वक्त आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर बात करेंगे और 25 तारीख को वो इलेक्शंस होने हैं। बताया ये जा रहा कांटे का मुकाबला है, लेकिन हमेशा हुआ ये है कि पाकिस्तान में कौमी असम्बली में जिसकी अक्सरियत हो, पाकिस्तान में वफाक में जिसकी गवर्नमेंट हो, वही आज़ाद कश्मीर में हमने देखा है। अभी तक तो होता यही है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एंकर पर्सन और तजज़ियाकार समर अब्बास साहब जो हैं, उनका ताल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है और बड़ा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, इस वक्त खुद भी वहाँ पर मौजूद हैं। समर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
इस दफा क्या ये रिवायत आपको बदलती नजर आ रही है कि जिसकी विफाक की में गवर्नमेंट हो उसकी ना है आजाद कश्मीर में? मतलब तहरीक इंसाफ क्या आपको हारती नजर आ रही है वहां पे? बहुत शुक्रिया आदिल। आज़ाद कश्मीर की जो असेंबली है, इसमें 1970 से तो ट्रेंड यही रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे उसी पार्टी की बनती है जो जिसके सेंटर में होती है। लेकिन इस मर्तबा कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये रिवायत बदल जाए, और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कोई कसर छोड़ी भी नहीं है इस रिवायत के बदलने में। यहाँ जो जिस तरह की उन्होंने कैंपेन की आके मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ने, चूंकि कश्मीर का जो मिजाज है सियासी, उसके बिल्कुल बरअक्स उनकी कैंपेन। बहरहाल ऐसा लग नहीं रहा कि इस मरतबा भी रिवायत टूटे। बज़ाहिर इस वक्त की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको अगर देखा जाए क्लोजली, अगर हल्कों की सूरत हाल को देखा जाए, आज़ाद कश्मीर के अंदर बरादरियों का जो वोट है वो ज्यादा मैटर करता है। यहाँ बरादरी सिस्टम बड़ा मजबूत है, तो पीटीआई ने कैंडिडेट्स जो फील्ड में उतारे हैं वो तगड़ी बरादरियों के कैंडिडेट ही फील्ड में उतारे हैं। देख के यहाँ पे भी आपको वही नजर आएगा कल्चर जो पंजाब के अंदर हमने देखा कि इलेक्टेबल्स जो हैं बिल्कुल आखिरी टाइम पे कुछ आके पीटीआई के अंदर शामिल हुए, जिनका हल्के के अंदर बरादरी का वोट बैंक ज्यादा था। तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज्यादा सीटें ले लेगी आजाद कश्मीर के अंदर। जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है मुख्तलिफ मेरी, यहाँ कल से कई लोगों के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं, सहाफियों के साथ, मुख्तलिफ जो यहाँ के गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के और कुछ दीगर। तो कैलकुलेशन जो मेरी इस वक्त है ऑन ग्राउंड वो मैं देख रहा हूँ कि 45 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जिनमें से 23 जो है वो मैजिक नंबर है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए। तो पीटीआई की जो है वो 20 से 22 नशिस्तें जो है वो मैं यहाँ आती देख रहा हूँ, और 13 नशिस्तों पे 10 से 12 के नजदीक नशिस्तों पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स जो है वो आगे निस्बतन बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून जिनके जलसे सबसे अच्छे थे आजाद कश्मीर के अंदर, मरियम नवाज साहिबा ने जलसे सबसे अच्छे किए, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लगता है कि वो जलसे जो है वो नंबर ऑफ वोट्स में शायद कन्वर्ट ना हो पाए उनके बड़े जलसे। तो नून लीग की यहाँ पे 7 से 8 नशिस्तें जो है वो देखी जा रही हैं, टोटल वो शायद ले पाए। ठीक, अच्छा समर ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने जिस तरह आपने कहा बहुत बड़े बड़े जलसे किए, और लेकिन वो तो अभी से ये कह रही हैं कि अगर उन्हें लगा कि इंतखाबात में गड़बड़ हुई है तो वो यहाँ पर शहराए दस्तूर पर आ जाएंगे और ब्लॉक कर देंगे। ये क्या होता आपको दिख रहा है? फेयर्स तो हैं मुस्लिम लीग नून के भी और पीपल्स पार्टी के अपनी जगह पर कि जी इंतखाबात उस तरह से शफाफ हो सकता है, शायद ना हो। आपको क्या लग रहा है कि क्या अगर वाकई ऐसा हो कि उनके खदशात दुरुस्त हो तो ये दोनों जमातें फिर से यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के शहराए दस्तूर ब्लॉक कर सकेंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो उनका ऐसा कोई प्लान नजर नहीं आ रहा कि वो कोई धरना दें, कोई एहतजाजी सियासत करें, चूंकि उनकी सीट जो है वो जितनी यहाँ पे अगर आ जाती है 10 से 12 तो पीपल्स पार्टी वुड बी हैप्पी, उतनी उनके लिए काफी है। नून लीग की जो सीट्स हैं अगर उनकी डबल फिगर पे नून लीग आ जाती है, 10-11 पे भी अगर आ जाती है तो नून लीग की बहुत बड़ी ये कामयाबी होगी। चूंकि यहाँ पे जो 5 साल नून लीग की गवर्नेंस रही आजाद कश्मीर के अंदर वो की बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही। इनकम्बेंसी फैक्टरों ने काफी ज्यादा हॉन्ट कर रहा है आजाद कश्मीर के अंदर, काफी ज्यादा नुकसान दे रहा है। जबकि पीटीआई की जो हवा है मरकज की, वो हमेशा आजाद कश्मीर के अंदर जो यहाँ पे वोटर्स का जो फैसला करने का उनका जो एक अमल होता है उसमें काफी ज्यादा उसका अमल दखल होता है कि लोग देखते हैं कि सेंटर की पार्टी है, उसने यहाँ पे फंड्स देने हैं, तो रुझान ज्यादा यहाँ पे तहरीक इंसाफ का ही उस तरह से देखा जाता है। मैं इंटरेस्टिंग आपके सामने एक सिचुएशन रखने जा रहा हूँ कि अगर हम सीट्स का, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पीटीआई की सीट जो है वो सबसे हमें ज्यादा यहाँ आती नजर आ रही है, 20 से 22 के करीब, पीपल्स पार्टी की 10 से 12 और मुस्लिम लीग नून की 6 से 8। लेकिन अगर जलसों का देखा जाए तो जलसे जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। चलें, समर अब्बास, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद थे, एंकर और तज्ज़ियाकार हैं, और वो जो ग्राउंड पर सिचुएशन देख रहे थे। लेकिन अभी भी चूँकि 25 तारीख को वोटिंग होनी है तो ये अवाम का फ़ैसला है। आज़ाद कश्मीर के अवाम से अगर मैं मुखातिब हूँ तो वोट ज़रूर डालिएगा, ये इंतहाई ज़रूरी है। जिस सियासी जमात को भी आप जाते हैं घर से ज़रूर निकलें, लेकिन साथ साथ में कोविड के SOPs का भी ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहनें और हो सके तो सैनिटाइज़र भी अपने साथ रखें जब आप पोलिंग स्टेशन पर जाएं। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद नैब के कुछ मामलात पर बात करेंगे, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपसे शेयर करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। नैब के मामलात पर बात करेंगे और एक्सक्लूसिव स्टोरी हमारे पास है कि प्ली बार्गेन पाकिस्तान में सैकड़ों, बल्कि बताया जा रहा है कि हज़ारों ऑफिसर्स हैं, कुछ उनमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, प्ली बार्गेन उन्होंने की नैब से। लेकिन ऐसे अफसरान हैं जो कि अपने ओहदों पर अभी भी मौजूद हैं और इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद है। रियाज, क्या ये खबर है, कितनी इनकी तादाद है? और ये तो मेरे ख्याल में कानून में तो ये है ही नहीं, क्योंकि जब आप प्ली बार्गेन करते हैं इसका मतलब ये कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, नैब को आप पैसे दे देते हैं, फिर तो आप किसी सरकारी ओहदे पर नहीं रह सकते। लेकिन क्या ऐसा हुआ है, हो रहा है? जी बिल्कुल आदिल, ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है और इस पर काफ़ी अर्से से मैं काम कर रहा हूँ। मज़ीद इस पर हम इंशाल्लाह तफसीलात भी शेयर करेंगे। जो इनिशियल हमारे पास तफसीलात और डॉक्यूमेंट्स आई हैं उसके मुताबिक जो 2017 से लेकर मार्च 2021 तक 788 मुख्तलिफ अफसरान ने, पॉलिटिशियंस के फ्रंटमैन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उन्होंने प्ली बार्गेन की है, जिसमें तकरीबन 56 अरब रुपये उन्होंने कमिट किए और अभी तक सिर्फ 26 अरब रुपये वापस किए हैं और बाकी भी वो साथ साथ करते जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे जो हैरानकुन बात है वो ये है कि ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो फेडरल में, जो सिंध में और मुल्क भर में मुख्तलिफ पोजीशंस पे, ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में, मुख्तलिफ जगहों पे वो बैठे हुए, बाकायदा फैसला साजी में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हैरानकुन बात है कि अभी तक हुकूमतों ने उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। चाहे वो सिंध के 400 से ज़ायद 435 तकरीबन ऐसे ऑफिसर्स हैं सिंध में जो प्ली बार्गेन कर चुके हैं, लेकिन अब भी वो मुख्तलिफ ओहदों में मौजूद हैं, सीनियर पोजीशन में, फाइनेंस से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर, फेडरल में, सिंध में और पंजाब में मौजूद हैं। बलोचिस्तान और केपी में ये तादाद कम है, लेकिन फिर भी वहाँ ये तादाद मौजूद है। अच्छा, इस पर नैब क्या कहती है? क्योंकि प्ली बार्गेन तो नैब नहीं करनी होती है, तो नैब क्या इसमें कुछ नहीं कर? जब नैब से मैंने उनसे पूछा कि हम इस तरह एक स्टोरी करने जा रहे हैं तो आप इस पर क्या कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि जब प्ली बार्गेन हो जाती है तो उसके बाद हमारा कोई सरोकार नहीं उस ऑफिसर के साथ या उस सियासतदान जो होता है उसके साथ नहीं होता, क्योंकि नैब की क्लॉज बड़ी क्लियर कहती है, जो 25 है उनके नेशनल जो अकाउंटेबिलिटी उनका जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक, कि 10 साल के लिए वो शख्स नाअहल हो जाता है और 10 साल के लिए ना वो किसी बैंक से लोन ले सकता है और ना किसी ओहदे में विराजमान रह सकता है, ना वो किसी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक तरफ पैसे दिए, दूसरी तरफ अपनी जो जॉब है वो सरकारी वो जारी रखी है और हुकूमत के मुख्तलिफ जो फेडरल और सूबाई हुकूमतें उनके साथ वो काम भी कर रहे हैं और हुकूमतों को भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों एक दफ़ा फिर नैब के बारे में जो कंसर्न थे उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी और फ़रोग नसीम साहब भी कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या खबर है उसमें? जी बिल्कुल, उन्होंने इशारा दिया और इस पर बाकायदा तौर पे इनफॉर्मली मीटिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, फॉर्मली शायद ईद के बाद स्टार्ट होंगी। और कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि जो ऑर्डिनेंस जो लैप्स हो गया था 120 दिनों के लिए आया था, जिसमें जो बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया था कि उनकी जो अमाउंट है वो अगर साबित नहीं हो सकती तो उनको उनके खिलाफ केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हो सकता है कि वो जो ऑर्डिनेंस है उस तरह का मजीद शकों वाली कुछ ऑर्डिनेंस कानून साजी लाई जाए और इसमें अपोजिशन की रजामंदी भी रजाए के मुताबिक शामिल है कि इस किस्म की चीज़ जो है वो आगे लाई जाए। अच्छा, शौकत तरीन साहब का, वज़ीर ख़जाना साहब का भी कुछ मामला, कुछ उनकी फैमिली से रिलेटेड, वो ज़रा बताइएगा। सारा तरीन उनकी बेटी हैं और उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से रब्ता किया है कि ECL पे उनका नाम है, क्योंकि फेक अकाउंट्स में उनका नाम आया था ओमनी ग्रुप का, तो उसमें वो डायरेक्टर थी तो बहुत सी ट्रांजैक्शंस पे उन्होंने साइन किया है। तो उन्होंने कहा है कि उनका नाम हटा दिया जाए क्योंकि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस, ये बात तो ठीक है उनके खिलाफ कोई रेफरेंस या किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, लेकिन नैब शायद जो उनकी स्टेटमेंट आई थी तरीन साहब की, उसके बाद इस मामले को भी थोड़ा सा पुश कर रहा है कि रिपोर्टर्स इसको वो करें वो सारा, लेकिन अभी तक इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है कि वो बाकायदा तौर पर देखेंगे कि वो क्या हो सकता है, नैब शायद इसकी मुखालफत करे। रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, बड़ी अहम 2-3 खबरें हमने आपके सामने रखी और इस पर मज़ीद तफसील जो है वो होपफुली ईद उल अज़हा के बाद जब इंशाल्लाह आपके सामने तफसील से ये स्टोरीज़ रखेंगे। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।